गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज जो ये नई क्लास डाली गई है, ये 12th क्लास केमिस्ट्री की क्लास है, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। इस केमिस्ट्री की क्लास को फिलहाल मैं ही टीच करने वाला हूँ, क्योंकि बढ़ते कोरोना प्रकोप के चलते टीचरों का अब यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं हो पा। इसी के चलते हम क्लास 12th केमिस्ट्री में जो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट में पहला जो पार्ट है वो पार्ट है फिजिकल आपके 12th का। उस फिजिकल के पार्ट का चैप्टर नंबर 4 में आपको टीच करूँगा। उसके अलावा फिजिकल के अलावा इनमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो पार्ट और होते हैं। हम केवल क्या पढ़ेंगे, एक चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, उसकी रीड आउट करते हैं। उसको रीड आउट करने के बाद यदि लॉकडाउन खुल जाता है तो ऑफलाइन क्लास आपकी केमिस्ट्री के अलग टीचर से चले जाएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही। तो फिजिकल में जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12th में, उस चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का साधारण नाम क्या है? रासायनिक बलगतिकी। यदि इसके नाम की चर्चा की जाए तो क्या नाम है? रासायनिक बलगतिकी। हिंदी में रासायनिक बलगतिकी और इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक बलगतिकी बोलूँ या फिर केमिकल काइनेटिक्स, बात हो रही है तो सबसे पहली जो आती है वो ये आती है कि रासायनिक और बलगतिकी। एक सीधा सा वर्ड आपको दिखाई दे रहा है रासायनिक, और एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बलगतिकी। दोनों में कुछ डिफरेंट आपको लग रहा होगा। तो रासायनिक बलगतिकी और बलगतिकी दोनों में क्या है? ऐसा लग रहा है रासायनिक केमिस्ट्री हो गया और बलगतिकी फिजिक्स हो गया। तो रासायनिक बलगतिकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का एक क्या है? पार्ट है। दोनों का क्या है? एक पार्ट है। तो यदि मैं आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाए तो क्या परिभाषा होगी कि रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन का, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेगों और वेगों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो सीधी सी इसकी परिभाषा क्या होगी कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेगों, क्रियाविधियों, रासायनिक अभिक्रियाओं को वेगों, क्रियाविधियों तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेगों, क्रियाविधियों और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। एक शॉर्टाइज परिभाषा हो गई। शॉर्टाइज परिभाषा क्या है कि अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन हम जिसमें करेंगे वो क्या कहलाएगी? रासायनिक बलगतिकी कहलाती। अब सीधी सी पहला पॉइंट ही हमारा एक उठ जाता है कि अभिक्रिया का वेग क्या है।
अभिक्रिया का वेग होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया का वेग परिभाषा समझने से पहले आपको एक छोटा सा मीनिंग आना चाहिए, सांद्रता। देखो दर, आप ये देखते हो कि आपने बहुत सी बार पढ़ा है और देखी है, बहुत सारी इक्वेशंस देखी है। जैसे नॉर्मल यदि हम एक ऐसी समीकरण है जो आपके मुंह पर ऑलवेज रहती है, NaOH प्लस HCl टेंड्स टू NaCl प्लस H2O, एक रासायनिक समीकरण है जो आपके मुंह पर ऑलवेज रहती है, उदासीनीकरण समीकरण है। इस उदासीनीकरण समीकरण में यदि मैं पूछूं ये अभिक्रिया किस दर से हो रही है, किस वेग से हो रही है, तो आपकी दर का मतलब क्या होगा कि कितने टाइम में अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है। तो अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग तो कौन सा होता है कि एरो के इधर तो क्या है अभिकारक और एरो के इधर क्या है उत्पाद। तो वे पदार्थ जो क्रिया करके क्या करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। या जिन पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया होती है क्रियाकारक, और जो बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं, और दोनों को एक तीर के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब तो मतलब क्या है कि यहाँ से यदि ये 10 ml था, 10 ml से ये 50 ml बना, या फिर 50 ml से ये 50 ml बनने में कितना टाइम लगा, तो इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उस सांद्रता में परिवर्तन की जो दर है उसे ही किस नाम से जाना जाता है, अभिक्रिया वेग के नाम से जाना जाता है। वेग, वेग का मतलब दर, वेग का मतलब क्या हो जाएगा, दर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वेग का सीधा सा मतलब क्या है, दर, और यहाँ कौन क्या है, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का वेग का मतलब क्या होगा, अभिक्रिया की दर, और अभिक्रिया की दर का मतलब क्या होगा कि कितने समय में आपके सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। मतलब सांद्रता में परिवर्तन की दर, किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन की जो दर है उसे ही अभिक्रिया के वेग के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी अभिक्रिया के बारे में आपको अभिक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। तो अभिक्रिया की जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो इधर वाले होते हैं उन्हें अभिकारक या फिर क्रियाकारक कहते हैं, और क्रियाकारक को इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। जो ये रिएक्टेंट हैं ये क्रिया कर कर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, और उसे क्रियाफल के नाम से जाना जाता है, जिसे क्रियाफल या फिर इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट। तो हम जब भी पढ़ेंगे तो एक नॉर्मल इक्वेशन क्या लिखेंगे, R टेंड्स टू P लिखेंगे। R टेंड्स टू क्या लिखेंगे, P, रिएक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट। तो हम पहली परिभाषा हमारे पास आए कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया वेग की एक सीधी सी डेफिनेशन आपको रखनी है याद। तो क्या डेफिनेशन याद रखनी है कि किसी भी अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता किसकी हो सकती है, अभिकारक की भी हो सकती है और उत्पाद की भी ले सकते हैं। उत्पाद की बढ़ेगी तो अभिकारक की कम होगी। किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। मतलब अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन की जो दर है उसे ही अभिक्रिया वेग के नाम से जाना जाता है। तो हम यूँ लिख सकते हैं अभिक्रिया वेग, जिसे हम स्मॉल r रेट इज इक्वल टू सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, दैट मीन्स R बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये प्लस और माइनस सिंबल आएगा। प्लस सिंबल तो किसको बताएगा, उत्पाद को बताएगा, और माइनस सिंबल किसको बताएगा, क्रियाकारक को बताएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उत्पाद और क्रियाकारक दो चीज़ें होती है। मतलब यदि मैं बोलूं कि R बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की
सांद्रता में वृद्धि बटे वृद्धि में लगा समय, तो भी सही होगा। या फिर हम इसी इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी बटे कमी में लगा समय, दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों के बारे में आपको ढंग से याद रहना चाहिए। तो हमारे नॉर्मल सी डेफिनेशन बन जाती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में जो परिवर्तन है, की सांद्रता में परिवर्तन की जो दर है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब हम एक सीधी सी ये जानते हैं कि हम जैसे जैसे अभिक्रिया करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास सांद्रता की यदि मैं बात करता हूँ और यदि मैं समय की बात करता हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से t, जैसे जैसे हम बात करते हैं तो t बराबर 0 पर कोई भी अभिक्रिया है, ये है R टेंस टू P। अब t बराबर 0 पर हमें पता है क्रियाकारक की सांद्रता क्या रहेगी, अधिकतम। क्रियाकारक की सांद्रता क्या रहेगी, अधिकतम, लेकिन उत्पाद की सांद्रता कितनी रहेगी, 0। तो धीरे 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 उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, लेकिन क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी आती है। जो ये वक्र है, ये वक्र यही बताता है, और जहाँ पर इन दोनों की सांद्रता बराबर हो जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, साम्य अवस्था के नाम से संबोधित किया जाता है। ये क्या कहलाती है, यहाँ पर इसकी साम्य अवस्था कहलाती है, जहाँ पर क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाती है। तो ये तो किसको बताता है, उत्पाद को, ये किसको बताता है, क्रियाकारक को। और यदि हम इन दोनों की एक सम्मिलित डायग्राम खींचें, तो सम्मिलित डायग्राम यही होता है, एक अनंत स्पर्शीय हमें मिलती है, किसमें, वेग और समय के मध्य हम डायग्राम खींचते हैं, तो क्या प्राप्त होती है, अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। यही हमारा क्या था, टॉपिक था। तो टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, रासायनिक बलगति किसे कहते हैं। फिर इसके बाद है अगला, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को। तो अभिक्रिया के वेग की एक छोटी सी परिभाषा तो आपने देख ली कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता, मतलब अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन है, उसे ही क्या बोलते हैं, अभिक्रिया वेग के नाम से जाना जाता है। फिर अभिक्रिया वेग स्मॉल r बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में कितना टाइम लगता है, प्लस यदि आपने लिखा है तो इसका मतलब उत्पाद है, माइनस यदि आपने लिखा है तो इसका मतलब क्रियाकारक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास वेग है, तो वेग के अनेक प्रकार हैं, उन वेगों के प्रकारों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। जैसे वेग है, तो अभिक्रिया वेग के बाद जो वेग आता है वो आता है तात्क्षणिक या फिर तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, कि किसी भी अभिक्रिया का किसी क्षण विशेष पर जो वेग होता है, मतलब कोई भी टाइम पीरियड फिक्स है, उस टाइम पीरियड पर जो वेग है उसे तात्क्षणिक वेग के नाम से जाना जाता है। तो तात्क्षणिक वेग, अगला टॉपिक है हमारा तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग के बारे में हम क्या लिखेंगे, तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग की एक सीधी सी परिभाषा है कि किसी अभिक्रिया का क्षण विशेष पर, समय विशेष या क्षण विशेष पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और मतलब आर तात्क्षणिक कैसे लिखूँगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब आपका जो टाइम है वो एक फिक्स वेलोसिटी की ओर जा रहा है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और जब हम गणित के हिसाब से लिमिट हटाते हैं तो आर तात्क्षणिक बराबर आ जाता है डी सी अपॉन डी टी प्लस माइनस।
मतलब समीकरण जो थी वो अवकलनीयता में चेंज हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं औसत वेग की। तो औसत तो आपको भली बात ही पता होगा, एवरेज। तो आर एवरेज ऑलवेज आपको पता होता है दो बिंदुओं के मध्य निकाला जाता है। तो दो बिंदु ले लिए हमने, सपोज दैट हमने क्या लिया है, ये हमारा टी टाइम लिया है और एक साइड हमने सी लिया है, एक साइड टी लिया है और एक साइड हमने सी लिया है, ये हमारी अनंत स्पर्श। हमारे पास दो सांद्रताएं, धीरे धीरे सांद्रता में कमी होती है। एक सांद्रता हमने C1 और एक सांद्रता हमने C2 ली है। इधर तो क्या है C सांद्रता, इधर क्या है T टाइम। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, टाइम है और सांद्रता है। फर्स्ट हमने लिया है T1 पर सपोज दैट सांद्रता थी C1, T2 पर सांद्रता रह गई C2। तो फिर हमें औसत वेग क्या बोलेगा, सांद्रता में परिवर्तन, मतलब पहले और बाद दोनों की सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, C2 - C1 अपॉन T2 - T1। तो सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा, C2 - C1 अपॉन T2 - T1, पहले की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में समय, यही क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। जिसे हम V बार से भी लिख सकते हैं, V बार बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, प्लस माइनस आपको पहले ही हमने नोटिफाई कर दिया किससे क्यों बोलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो इम्पोर्टेंट होने का रीज़न ये है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगला जो टॉपिक है वो अगला हमारा टॉपिक क्या है कि अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमीतीय संबंध, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको, क्या टॉपिक है, अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमीतीय संबंध। स्टोइकियोमीतीय का सीधा सा मतलब होता है रस समीकरण मितीय, और रस समीकरण मितीय का मतलब सीधा सा है, जैसे मेरे पास N2 + 3H2 टेंड्स टू 2NH3 एक अभिक्रिया है। तो इस समीकरण में जब ये बैलेंस करनी थी तो बैलेंस करने पर यहाँ पर अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यही हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। इसके बाद की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंस्पायर क्लासेस के चैनल पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।